हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगी पहले आपके टॉपिक के बारे में और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने शुरू किया है फर्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से। पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। आज सिर्फ हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक पॉइंट्स पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आए हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि पहले अगर आपको टॉपिक पता चलता है फिर आप उस पर क्वेश्चन करके देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आता है ना। उसी सीरीज़ में ये मैं फर्स्ट आपके लिए क्लास लेके आई हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। तो शुरू करते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो मीन्स टेम्परेचर, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट, टेम्परेचर, एनर्जी इन सब के बारे में क्या करती है, डिस्कशंस करती है। यहाँ पे हम दो वर्ड बहुत पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सिस्टम और एक पढ़ते हैं सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारा ऑब्जर्वर क्या है, इंटरेस्टेड है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है। मैं इस सिस्टम को समझना चाहती हूँ, तो मतलब ये क्या है, एक सिस्टम है। जो इस सिस्टम को अफेक्ट करे वो उसकी क्या हुई, सराउंडिंग्स हुई। तो हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स में बातें करते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है और सिस्टम को जो इन्फ्लुएंस करे बाउंड्रीज, वो हमारे पास क्या होती है, सराउंडिंग्स होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में हम 3-4 चीज़ें बहुत पढ़ते हैं। एक हीट, टेम्परेचर, ये सब बहुत पढ़ते हैं। हीट होती क्या है? बेसिकली हीट का जो बेसिक मीनिंग है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है कि हीट क्या होती है, क्या टेम्परेचर होती है, क्या स्पेसिफिक हीट होती है, ये सब क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करना है। तो हीट क्या होती है? हीट वो फॉर्म होती है एनर्जी की जो किस वजह से फ्लो करती है या ट्रांसफ़र करती है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में जब चेंज होता है एनर्जी की वो फॉर्म जो ट्रांसफ़र करती है वो क्या होती है, हीट होती है। और इसको फिजिक्स में हम किसके हेल्प से डिनोट करते हैं, क्यू की हेल्प से डिनोट करते हैं। क्यू की हेल्प से हम क्या लिखते हैं, हीट को लिखते हैं। फर्दर हीट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो एक वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब होता है? तो जो ये स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो कैसे डिफाइन करते हैं? स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज कि जितनी हीट आपको क्या है, रिक्वायर्ड है किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए आपको जितनी हीट रिक्वायर्ड है किसकी, 1 ग्राम सब्सटेंस की, वो उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड है किसी एम मास के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, हमारे पास जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। तो Q इज इक्वल टू सी एम डेल टी। सी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट। C इज स्पेसिफिक हीट, Q इज द हीट जो गिवन है सिस्टम को, M क्या है, जितने मास का हमें चेंज करवाना है टेम्परेचर। तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाय एम सी डेल्टा टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेसिफिक हीट। हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है वो किसकी इक्वल होगी, क्यू एम सी डेल टी, ठीक है। इसको हम हीट कैपेसिटी भी बोल देते हैं। आपने एक वर्ड ये भी बहुत सुना होगा, सीपी। सीपी का क्या मतलब है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये किसके इक्वल होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल of a given mass of material from 1 डिग्री सेल्सियस टू 1 केल्विन। तो ये dq जो हमारे पास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, c इंटू डी टी। किसी मटेरियल का dt टेम्परेचर अगर हमें चेंज करना है तो जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो उसकी क्या है, हीट कैपेसिटी। अगर ये क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो cp किसके इक्वल हो जाएगा, dq बाय dt। cp किसके इक्वल हो जाएगा, dq बाय dt। सिमिलरली cv को भी क्या लिख सकते हैं कि dq बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो हमारे पास क्या होगा, CV स्पेसिफिक हीट। वो हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूं तो हीट को हम जनरली किस में कैलकुलेट करने हैं, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। और टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस में पूछा गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें यूनिट्स को लेके चलना पड़ता है, ठीक है।
अगर एक वर्ड और भी आपने सुना होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक तो हमने देख ली, C इज इक्वल टू क्यू एम सी डेल टी। मोलर मतलब मास की जगह क्या आ जाएगा, 1 मोल सब्सटेंस का मुझे क्या करना पड़े, टेम्परेचर रेज करना पड़े 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक, तो मेरे पास जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट, जो किसके इक्वल होगी, C इज इक्वल टू 1/n dq/dt। तो यहाँ पे Q किसकी फॉर्मेट है, हीट की, और हीट को आगे मैंने बता दिया स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, और हीट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है। एक अनदर फॉर्म भी हम बहुत पढ़ते हैं हीट की, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की जब भी बात आएगी मतलब फेज का हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, फेज का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। जनरली देखा गया है कि जो टेम्परेचर में चेंज है और जो फेज में चेंज है वो एक साथ डिटेक्ट नहीं होता है, मतलब जब फेज का चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert the phase of 1 gram of substance at constant temperature is called latent heat of that material। तो डेल्टा क्यू जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो किसके इक्वल होगी, किसी एक मटेरियल का 1 ग्राम सब्सटेंस का मास चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो यहाँ पे हीट होगी वो आपके पास क्या होगी, लेटेंट हीट। तो ये क्या होगी, dq/m, ठीक है। और एम डी क्यू इस केस में क्या होगी, डी क्यू हमें पता है ना, एम सी डेल्टा टी होती है, डी क्यू क्या होगी, इसका मतलब जो हीट है वो किसके इक्वल होगी, लेटेंट हीट, डी क्यू इज इक्वल टू एम एल। तो लेटेंट हीट की जो एक्सप्रेशन होती है वो हम किससे लिखते हैं, एम इंटू एल, दैट शुड बी रिटन एज एम इंटू एल, ठीक है। और इसको लेटेंट हीट, एल क्या है, जब आपका फेज का ट्रांजिशन हो रहा है उसकी लेटेंट हीट एनर्जी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, लेटेंट हीट। इसके बाद इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, वर्क डन। थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी वर्क को करने के लिए कितना वर्क डन होगा, हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी, और यहाँ पे अगर मैंने एक पिस्टन अप्लाई किया हुआ है तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, इस पर प्रेशर लगाएंगे। जब वो प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब प्रेशर इनटू जो आपका वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो क्या होगा, वर्क डन, प्रेशर इनटू डीवी, दैट शुड बी रिटन एज वर्क डन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क डन कैसे लिखोगे, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो कहीं V1 से अगर V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उस केस में टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P डॉट dV, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, P डॉट dV। डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वर्क डन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्क डन के बाद एक इम्पॉर्टेंट जो हम बार बार यूज़ करेंगे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं आपकी एनर्जी, वो क्या होती है उसकी इंटरनल एनर्जी। इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से, इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। अब मैं 2-3 प्रोसेसेस की बात कर रही हूँ। एक है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, जो जिसमें टेम्परेचर सेम हो वो प्रोसेसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, या हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर शुड बी ज़ीरो। अगर मैं बात करूं सेकंड प्रोसेस की, दैट शुड बी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, बार किसकी यूनिट होती है, 1 बार, एटमॉस्फेयर मतलब 1 बार एटमॉस्फेरिक या 1 बार किसकी होती है, प्रेशर की। और आइसो का मतलब सेम, मतलब चेंज इन प्रेशर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। वो जो प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, आइसोबैरिक प्रोसेसेस। थर्ड अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, तो जिस प्रोसेस में आपका चेंज इन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ऐसी प्रोसेसेस क्या होंगी, आइसोकोरिक प्रोसेसेस होंगी, ठीक है। फोर्थ एक प्रोसेस और बात करते हैं हम, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई भी हीट ना तो सिस्टम ले रहा है और ना ही दे रहा है, मतलब चेंज इन हीट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन हीट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास 4 बेसिक प्रोसेस रहेगी, इन्हीं प्रोसेसेस पे बार बार हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ आया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बाद में आया था, इसलिए इसको जीरोथ लॉ नाम दिया था। लेकिन सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं वो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम को मैं डी क्यू एनर्जी दूँ तो उस पर क्या वर्क होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा प्लस उस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन होगा। यहाँ पे ये डी क्यू नहीं लिखा जाता, इसको सही लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, डेल्टा क्यू। अगर मैं एनर्जी दूँ या हीट दूँ किसी भी सिस्टम को तो उसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है प्लस उस पर क्या होता है, वर्क डन होता है। और डेल्टा डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी डॉट डेल वी, और डी यू दैट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस डेल्टा का और इस डी का क्या मतलब है, इस डी का मतलब है कि जो आपके इंटरनल एनर्जी है ना वो कैसा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है, एक पॉइंट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है कि आपका जो कोई भी सिस्टम है, मान लेती हूँ मेरे पास ये सिस्टम है, ए से बी तक जा रहा है, तो इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है ना, जो पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी पे ही डिपेंड करेगी, वो ये डिपेंड नहीं करती कि वो किस पाथ से जा रहा है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये आपके पास वॉल्यूम नहीं, हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी, ये आपके पास क्या होंगे, स्टेट फंक्शंस होंगे। और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे। जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, कंजर्वेटिव थिंग्स क्या होती है या कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो क्या करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसको डी यू, मतलब ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। परफेक्ट डिफरेंशियल की एक कंडीशन होती है ना कि आपके पास जो फंक्शन है, मान लेती हूँ एक फंक्शन है m और एक फंक्शन है n, तो अगर मैं m को विद रिस्पेक्ट टू x, m भी एक्स वाई का फंक्शन है और n भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या होगा, करली स्क्वेयर m बाई करली x करली स्क्वेयर m बाई करली y किसके इक्वल होगा, करली स्क्वेयर n बाई करली x करली y। ये परफेक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन होती है जो कौन से फंक्शन शो करते हैं, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो ये कौन शो करेगा, इंटरनल एनर्जी। हम ये मैं बार बार रिपीट कराऊंगी ये कंडीशन, ये हम जब मैक्सवेल रिलेशन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है उस केस में। यहाँ पे मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। सेकेंडली जो इंटरनल एनर्जी है आपका, वो हमेशा किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। यहाँ पे क्या है, पी डेल वी, हर पाथ में वॉल्यूम का क्या चेंज होगा, अलग होगा। तो इसका मतलब वर्क डन भी अलग होगा। हमें पता है ना, किसी भी काम को करने के लिए अगर मैंने एक ए से बी तक जाना है और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है, शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, इसके बाद अगर मैं घूम के जाऊँ, इधर से जाऊँ, उधर से जाऊँ, किधर से भी जाऊँगी, तो उस केस में मेरे पास वर्क डन क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब वर्क डन क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैंने क्या लिखा, डेल डब्ल्यू, ठीक है। ऐसे ही डेल क्यू, हीट भी हर सिस्टम की अलग होगी, मतलब हर पाथ की अलग होगी, तो इसको क्या लिखते हैं, ये बेस्ट तरीका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखने के लिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, सिर्फ मैंने बताया हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, 4 प्रोसेसेस बताइए और फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बताइए। इन्हीं पे बेस्ड हम क्या करें, अब 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if heat is supplied to an ideal gas in an isothermal process, हीट मैंने क्या की है, किसी आइडियल गैस को सप्लाई की है ऑन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या होगा, क्या उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्या उस पर वर्क डन होगा, या गैस नेगेटिव वर्क डन करेगी, या कोई भी प्रोसेसेस जो है वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, हीट सप्लाइड टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, चेंज इन टेम्परेचर शुड बी 0। मैंने क्या बताया कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम की किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, 0। सेकेंड, इसने कहा है कि सिस्टम को हीट दी, इसका मतलब यहाँ पे हीट का भी जिक्र आ रहा है, तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज इक्वल टू डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डॉट डी वी, या फिर वर्क डन लिख सकते हैं हम। इसने कहा कि चेंज इन
आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर शुड इक्वल टू 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी 0। तो टोटल जो हीट हम सिस्टम को देंगे वो क्या करेगी, वर्क डन करेगी। कैसा वर्क डन करेगी, पॉजिटिव वर्क डन करेगी। कैसा वर्क डन करेगी, पॉजिटिव वर्क डन करेगी। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। गैस नेगेटिव वर्क डन भी नहीं करेगी, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन भी क्या रहेगा इसका, रॉन्ग रहेगा। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए जो मैं बताना भी भूल गई, कि जो वर्क डन है वो कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा जब सिस्टम के ऊपर काम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन जब हम ऑन द सिस्टम करते हैं तो सिस्टम में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वर्क डन नेगेटिव है, मतलब जो सिस्टम है उस पर हमारे पास वर्क सिस्टम क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हम केमिस्ट्री से अलग लेते हैं, केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं इसका, लेकिन फिजिक्स में हम जनरली ये ही कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन सिस्टम पे होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब वर्क डन सिस्टम के द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट डेल्टा U1 एंड डेल्टा U2 बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू प्रोसेसेस ए एंड बी। आपको ये दो प्रोसेसेस ए और बी गिवन है, इसमें इसने कहा है कि हर एक में एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है। ए जो आपका पाथ है उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज है डेल्टा U, और सेकंड में क्या है, डेल्टा बी, डेल्टा U2। तो उसमें क्या रिलेशन होगा दोनों प्रोसेसेस में, तो मैंने बताया था कि ये तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, कि किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों ही कंडीशंस में क्या रहेगी, सेम। ज़्यादा कम होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है, एक पॉइंट फंक्शन है, जो क्या ओबे करता है, परफेक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन को ओबे करता है, और हर केस में ये क्या रहेगा, सेम डेल्टा। लेकिन इन दोनों केस में देखो इंटरनल एनर्जी तो सेम है, लेकिन वर्क डन क्या होगा, अलग होगा। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं, और वर्क डन भी डिफरेंट होगा और हीट भी डिफरेंट होगी। ये एक कैसी प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। साइक्लिक प्रोसेस में अगर मैं वर्क डन की बात करूं, मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। जब वो इनिशियल से फाइनल जा रहा है, हमें ये भी है ना, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, P डॉट डेल वी। एक तरीका और भी होता है वर्क डन को लिखने का। मान लेते हैं ये आपके पास क्या, एक रेक्टेंगल है और ये एक PV डायग्राम है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा ना, वो ही आपके पास क्या होगा, वर्क डन होगा। हर प्रोसेसेस में अलग अलग होगा। इस पाथ के अलग वर्क डन अलग होगा, इस पाथ के अलग होगा, इस पाथ के अलग होगा, इस पाथ के अलग होगा। देखो इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर भी, अगर इस पॉइंट की बात करूं, कुछ ऐसा पॉइंट है ना, ये प्रेशर तो क्या है, सेम है, लेकिन वॉल्यूम इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, डिफर कर रहा है ना। और साइक्लिक प्रोसेसेस में वर्क डन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये देखो जितना ये इंक्रीज कर रहा है वर्क डन वॉल्यूम, इस केस में प्रेशर सेम है। इस पॉइंट पे देखो प्रेशर तो सेम है, लेकिन उतना ही पाथ इसने क्या किया है, उतना ही चेंज है वॉल्यूम में जितना ए में था। तो नेट पाथ आपका क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे और भी नोट कर सकते हैं कि वर्क डन हमेशा कब पॉजिटिव होगा, जब आपका साइकिल कैसे ट्रेस किया हो, क्लॉकवाइज। साइकिल इज ट्रेस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और ये कौन सी डायरेक्शन है, जब आपके पास क्लॉकवाइज में क्या है, पॉजिटिव, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, और क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखो मैंने ये बात यहीं बता दी, थर्ड क्वेश्चन में यही था कि एक आइडियल गैस है जो गोज करिए फ्रॉम आई स्टेट टू एफ स्टेट, जैसा इस फिगर में बताया गया है। तो वर्क डन बाय द, नहीं ये अलग था। इसमें हमारे पास सिस्टम कैसा था कि आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ था, PT ग्राफ बोल सकती हूँ मैं। इसमें हमारे पास क्या था कि आपके पास एक प्रोसेस गिवन थी जो कुछ इस तरह से जा रही थी। ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये उसका फाइनल पॉइंट था। अगर मैं इसको AB नाम दे दूँ तो मेरे पास इस फिगर में वर्क डन कितना होगा।
तो देखो ये ग्राफ पीवी डायग्राम नहीं है, ये कैसा ग्राफ है, पीटी डायग्राम है। ये आपके पास कैसा ग्राफ है, पीटी डायग्राम है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही से बना लेती हूँ कि पीटी डायग्राम में आपको एक डायग्राम गिवन है, एक ऐसा पाथ है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, और आपसे पूछा है कि वर्क डन क्या होगा। तो देखो ये तो हमें पता चल गया ना, ये लीनियर ग्राफ है ना। तो पीटी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। पीटी अगर कांस्टेंट है मतलब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फॉर 1 मोल पीवी इज इक्वल टू आरटी। अगर पी बाई टी कॉन्स्टेंट है तो आर बाई वी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस। वो कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जाने में वॉल्यूम का चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इस केस में आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपको गिवन है, ठीक है, एक रेक्टेंगल आपको गिवन है जिसके प्रेशर गिवन है पॉइंट्स पे और वॉल्यूम गिवन है। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, और ये प्रेशर की क्या है, किलो पास्कल। तो कितना वर्क डन हुआ वो बताना है और कितनी हीट रिजेक्ट हुई तो वो बताना है। तो मान लेते हैं ये वर्क डन कुछ इस तरह से है, मतलब जो आपका प्रोसेसेस हैं वो कुछ इस तरह से है। तो अगर मैं इस ए बी की बात करूँ तो ए बी, देखो ए बी में क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन प्रेशर शुड बी जीरो, या फिर प्रेशर इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इस केस में वर्क डन क्या होगा। और ये कैसी प्रोसेसेस हुई, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसी प्रोसेसेस हुई, ये आपके पास कि ये ऐसे जा रहा है ना उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज में मैंने क्या बताया था, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये किसके इक्वल होगा, इस जितना एरिया इसने कवर किया है, जितना एरिया इस मतलब जो आपकी कर्व है उसने कवर किया है। तो ए टू बी से कितना एरिया इसने कवर किया है, ए टू बी से कितना एरिया इन्होंने कवर किया है, वो क्या होगा, पी डॉट चेंज इन वॉल्यूम। इस पॉइंट के अक्रॉस प्रेशर कितना है, 100 किलो पास्कल, और वॉल्यूम में चेंज कितना है, 300 माइनस 200, या 100 से माइनस 300, है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, ये माइनस। तो ये आपके पास क्या होगा, 100 माइनस 200, दैट शुड बी इक्वल टू 100 इंटू 200 किलो पास्कल का ये मल्टीप्लिकेशन कर लोगे ना कि कितना आएगा, कि आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। अगर मैं बात करूं बी से सी की, तो बी से सी में बताओ क्या हो रहा है, बी से सी के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं ये कर रही हूँ V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये है V1 माइनस V2 तो आगे एक नेगेटिव और आएगा, तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इनकी वजह से नेगेटिव आ रहा है ना। तो टोटल जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20 जूल। ये आप यूनिट्स देख लेना, ये किलो पास्कल है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और मैंने इसको किस में निकाला है, जूल में। तो ऐसा यूनिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। तो वर्क डन देख लेना, वर्क डन कितना आएगा, 20 जूल। अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं BC, तो BC के अक्रॉस कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कोई वर्क डन होता है, नहीं होता है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली D से A वाली जो भी हमारे पास कर्व है, इसमें भी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब इसमें भी वर्क डन क्या हो गया, जीरो। लेकिन C से D वाली जो प्रोसेसेस है वो क्या है, क्लॉकवाइज प्रोसेसेस है, और उसमें हमारे पास वर्क डन होगा। तो यहाँ से इस जितना एरिया ये C से D वाली कर्व करेगी उतना ही उसमें कितना क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, P। इस केस में P कितना है, 20 किलो पास्कल, और वर्क कितना हो रहा है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 300 से 100। और मैंने बताया था आपके पास ये जो वर्क डन होगा ये कैसा वर्क डन होगा, V1 माइनस V2 दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 40 जूल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 40 जूल, और ये कितना है, 20 जूल। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ 20 जूल, है ना।
और अब हमें पता चल गया कि ये जो वर्क डन है ये तो है टोटल वर्क डन आपका कितना है -20 जूल। तो कितनी हीट रिजेक्ट होगी, है ना, कितनी हीट सिस्टम की रिजेक्ट होगी। तो हमें पता है कि जो टोटल वर्क डन है सिस्टम का, जो हम ले रहे हैं टोटल वर्क डन, उसमें क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, 0। उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, 0। तो इसका मतलब जितनी हीट हमने सिस्टम को दी उतना ही वर्क हुआ। तो वर्क कितना हुआ है, -20 जूल। इसका मतलब हीट कितनी दी, -20 जूल। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो सिस्टम है, -20 का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम क्या कर रहा है, 20 जूल हीट रिजेक्ट कर रहा है इस साइकिल में, है ना। 20 जूल जो हीट है वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव होती तो क्या कर रहा होता, गेन कर रहा होता। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मेनली टीजीटी साइंस का था कि टीजीटी साइंस में पूछा हुआ था कि एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास है 2.5 kg, 2021 में टीजीटी में पूछा हुआ था। उसको हीट किया तो उसका टेम्परेचर आ गया 500 डिग्री सेल्सियस। और जब मैंने उसको एक लार्ज आइस ब्लॉक पे रखा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस कैन बी मेल्ट, कितनी आइस मेल्ट होगी वो बताना है। तो हमारे पास देखो ब्लॉक से क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे जो हीट होगी, स्पेसिफिक हीट एम सी डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगी, एम एल के इक्वल हो जाएगी। वो किसके इक्वल हो जाएगी, एम एल। एम एल क्यों कि ये कॉपर ब्लॉक सॉलिड है, इसका आइस ब्लॉक पे रखा तो क्या होगा, उसका फेज का चेंज होगा, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है ना, आइस से वाटर बन रहा है तो फेज का चेंज होगा, तो लेटेंट हीट आएगी। तो जो लेटेंट हीट आएगी वो किसके इक्वल होगी, जितनी उस सिस्टम से हीट क्या हुई, स्पेसिफिक हीट प्रोड्यूस हुई, जितनी हीट उस सिस्टम में ट्रांसफर हुई। तो एम सी डेल टी दैट शुड बी इक्वल टू एम एल। यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। ये देखो सी की वैल्यू आपको गिवन है पर ग्राम पर सेल्सियस, और मास आपको गिवन है किलोग्राम में। तो किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज कर लेंगे मास को, और ये पर डिग्री सेल्सियस में है तो टेम्परेचर को चेंज करने की केल्विन में जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ कि m की वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, c की वैल्यू कितनी है 0.4, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 500 डिग्री सेल्सियस, तो 500 ही रखेंगे, इज इक्वल टू कितनी अमाउंट ऑफ आइस क्या हुई, मेल्ट हुई। तो ये m हमें फाइंड आउट करना है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूज हुआ है ना आइस से, वो क्या बन रहा है, वाटर, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगी, वो कितनी है 400। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 kg। आप सॉल्व करके भी देख लेना कितनी आएगी 1.2 kg। इसमें कंसेप्ट क्या था कि हमारे पास कोई ब्लॉक है जिसका मास है, उसको मैंने पहले हीट किया और फिर उसको मैंने आइस पे रख दिया, तो उसकी वजह से कितनी आइस मेल्ट हुई। तो जितनी उस सिस्टम के पास हीट थी वो ही क्या कन्वर्ट हुई है, उसकी लेटेंट हीट में। जो सिस्टम की हीट है वो किस में कन्वर्ट हुई है, लेटेंट हीट में। अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कितना मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास मेल्ट होगा वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2021 टीजीटी साइंस में पूछा हुआ था, गो थ्रू होना हमें ज़रूरी है। ये सेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जितना टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीजीटी वालों के लिए बेस तैयार होगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस डील करने आएंगे, तो इससे हायर लेवल के भी क्वेश्चन आप इजीली डिस्कस कर लोगे। और टीजीटी साइंस में तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन बनेगा, है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर 2 प्रोसेसेस ऑन अ सिस्टम एज शोवन इन द फिगर। 2 सिस्टम दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। उसमें हमारे पास वॉल्यूम क्या है, इनिशियल स्टेट में सेम है दोनों प्रोसेसेस में, कि जितना वॉल्यूम यहाँ है उतना ही वॉल्यूम इसका यहाँ है, जितना वॉल्यूम फाइनल स्टेट में इसका यहाँ इतना ही है। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए प्रोसेसेस इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ बी प्रोसेसेस, और सिमिलरली फाइनल प्रोसेसेस ऑफ ए प्रोसेसेस किसका इक्वल है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ बी प्रोसेसेस के लिए। तो वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और प्रेशर के चेंज हो रहा है। दोनों प्रोसेसेस का प्रेशर अलग है ना, इसका प्रेशर कुछ है, इसका प्रेशर कुछ है, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमें ग्राफ क्या दिया है, पीटी ग्राफ है, ये पीवी ग्राफ नहीं है। अगर पीवी ग्राफ होता है तो आप डायरेक्ट वर्क डन निकाल देते। यहाँ पे पूछा क्या है कि डेल्टा W1 फर्स्ट ए प्रोसेस का वर्क डन है, डेल्टा W2 बी प्रोसेस का वर्क डन है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, क्या ये दोनों वर्क डन सेम है या डिफरेंट है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम दोनों का सेम है,
अगर वॉल्यूम सेम है इनिशियल से फाइनल, इसका मतलब ये नहीं है कतई कि वॉल्यूम क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस में चेंज इन वॉल्यूम है लेकिन वैल्यू सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम इस सिस्टम में चेंज हो रहा है उतना ही वॉल्यूम क्या हो रहा है, बी सिस्टम में चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम का चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या है आपके पास, चेंज हो रहा है, लेकिन और प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कि इस प्रोसेस में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कुछ अलग है, प्रेशर कुछ अलग है। इस प्रोसेस में भी क्या है, टेम्परेचर कुछ अलग है, प्रेशर कुछ अलग है, लेकिन वर्क डन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इसका प्रेशर कम है या ज़्यादा है, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, पी डॉट डी वी। कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ये डी वी ए प्रोसेस और बी प्रोसेस का सेम है कि चेंज इन वॉल्यूम दोनों प्रोसेसेस में क्या है, सेम। इसका मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। जिसका ज़्यादा प्रेशर उसका ही वर्क डन ज़्यादा, तो बी का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, तो इसका मतलब W2 ज़्यादा होगा किससे, W1 से। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चाहे कोई मर्जी ग्राफ आपको क्यों ना दे दे, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली डिस्कस कर लोगे। मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए वर्क डन के ग्राफ से। अगर PT ग्राफ दे दे, PV ग्राफ दे दे और VT ग्राफ दे दे, कुछ मर्जी ग्राफ दे दे, आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन आज का। एक सिस्टम है जिसकी इनिशियल स्टेट है P1 V1 और सेकंड है फाइनल स्टेट है जिसकी P2 V2 ऑफ 2 डिफरेंट मेथड। अगर Q एंड W रिप्रेजेंट द हीट ऑफ द सिस्टम एंड द वर्क ऑफ द सिस्टम विच मस्ट बी सेम इन बोथ द मेथड्स, कि कौन सेम रहेगा। तो इसने क्या कहा कि मान लेती हूँ एक सिस्टम है A जिसमें प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। सेकेंड पॉइंट मान लेती हूँ B, या सेकेंड सिस्टम मान लेती हूँ B जिसका प्रेशर क्या है P2 और वॉल्यूम क्या है V2। तो इन दोनों में जो वर्क डन होगा और जो हीट का लेन देन होगा, या हीट जो भी सिस्टम की चेंज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी। तो देखो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, मतलब ये एक पूरा सिस्टम हो गया। तो दोनों पॉइंट्स पे कौन सेम रहता है, इंटरनल एनर्जी। कौन सेम रहता है, इंटरनल एनर्जी। मैंने बताया ना कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो मतलब इंटरनल एनर्जी सेम रहनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में इंटरनल एनर्जी की फॉर्मेशन, मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं गिवन, किसकी फॉर्म में ऑप्शंस गिवन है, हीट और वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी निकाल लोगे ना फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी सिस्टम को हीट दूंगी मैं तो वो क्या करेगा, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, दूसरा क्या होगा, उसके वर्क डन में चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या बनेगी, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। यही क्या रहेगा, सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। सिर्फ इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, ना वर्क सेम रहेगा ना हीट सेम रहेगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी सिस्टम में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये मेरे को ज़रूर कमेंट करें। क्या ऐसी सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ कि पहले हम क्वेश्चन मतलब थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस करें। मैं बहुत एक्सप्लेनेटरी नहीं करवा रही हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रही हूँ कि कैसे फॉर्मूलेज हों, कैसे उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करें और कौन कौन से पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँ जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मेरा मेन मकसद ये है आपको कि आप क्वेश्चन का करने का जो फियर है वो आउट हो जाए। क्वेश्चन आप खुद से डील करना सीख जाए कि इस क्वेश्चन का क्या की पॉइंट है, कैसे क्वेश्चन को करना है, कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है ना। मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी नहीं बता रही हूँ। कोई बच्चा ये चाहे कि मैडम हर एक चीज़ की डेफिनेशन बताओ, हर एक चीज़ की, मैं वो बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो तो हमारे कोई काम का नहीं है। इतना पढ़ना नहीं, जितना पढ़ना है वो इतना अच्छा पढ़ना है कि आपके एग्ज़ाम्स क्रैक हो, है ना। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस या जो भी फॉर्मूलाज है या जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो डिस्कस कर रही हूँ, और फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रही हूँ। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर कमेंट करना। आपके सजेशंस अलाउड है कि मैं और क्या कैसे इम्प्रूव करूँ। एक्चुअली मैं ये इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मैं थोड़ी सी टेक्निकल में वीक हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ उस टेक्निकल पार्ट को भी सीखने की, तो थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेशंस हो जाए वीडियोज़ का।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी मेरा जो कंटेंट आपके लिए रहेगा वो बेस्ट रहेगा। आप खुद कहोगे मुझे कि मैडम आपने जो पढ़ाया उनमें से आया, और हमारे पास क्वेश्चन करने का फियर हमारा आउट हुआ। मेन मोटिव हमारा ये है कि क्वेश्चन आपको करना आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी लैक बिहाइंड यही है कि हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में पीछे हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। और क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और क्वेश्चन हो भी पाएंगे, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट मैं कंटेंट दूं आपको। ये सीरीज़ आपको कैसे लगी, कि पहले टॉपिक डिस्कस करें और फिर क्वेश्चन करें, वो भी ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर उन टॉपिक्स पे मैं लेके आऊँगी। जैसे आज मैंने थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक शुरू किया, तो इसमें इस सिर्फ इतने बेसिक कंसेप्ट से, वर्क डन से, या फिर आपके पास हीट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, मैं लेके आने की कोशिश करूँगी। धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस की नंबर्स हैं उनको भी बढ़ा देंगे। जैसे हमने आज 7 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पूरा एनालाइज करवाया है मैंने 7 क्वेश्चन का। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा पढ़ाओ, जितना पढ़ाओ, और बच्चों को समझ आए, क्लियरली थोड़ा सा विज़न हो जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, है ना। तो आपको ये सीरीज़ कैसे लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे मोटिवेशन है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। सब काम छोड़ के फिर मन करता है कि नहीं, मुझे वीडियो ज़रूर बनानी है ना। तो आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैंडेटरी है। आपको मेरी टीचिंग कैसे लग रही है, क्या आपके सजेशंस है कि मैडम क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए, मैं बिल्कुल हार्टली ओपन हूँ कि आप मतलब जो मुझे कहोगे मैं सुधार पाऊँगी तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। आई एम आल्सो लर्नर, ठीक है। तो आप जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, मैक्सिमम आप बताएं कि कैसे सीरीज़ लेके आनी चाहिए, कैसे आप क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं। मेरी कोशिश यही है कि एक ये सीरीज़, एक प्रीवियस ईयर सीरीज़, ये तो मेरी चलती रहे, है ना। तो आपको सीरीज़ कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।